Hey everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How is you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पोस्ट बेसिक में भी होता है, बीएससी नर्सिंग में भी होता है और जीएनएम में भी होता है। तो वीडियो बेसिकली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट सीन बाय नेक्ड आईज। सबसे पहले आप माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग समझिए। माइक्रो होता है स्मॉल, बायो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी होता है स्टडी। सो सिंपली वी कैन से दैट इट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मीन्स बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन ऑर्गेनिज्म को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। क्लियर इट? आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस टू नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? माइक्रोबायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद माइक्रोब्स एंड दियर रिलेटेड कंसेप्ट। सो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है माइक्रोब्स के साथ एंड उससे रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट है, चाहे वो इन्फेक्शन हो गया एंड अदर थिंग्स। अब बात करते हैं नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। सो नर्सिज आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। देखिए, एज अ नर्स जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम सबको पता है हॉस्पिटल में बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। अगर हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है तो हमें माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर इट? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है किसके साथ? माइक्रोब्स के साथ। तो माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज से हमें पता होगा कि हमने इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, सो दैट जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट इज टू नो अबाउट हार्मफुल एंड हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बींग। तो एज अ नर्स हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मलेस है। नेक्स्ट इज नर्सिस अप्लाई द माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज इन हेल्थ केयर फॉर ड्रग प्रोडक्शन, डायग्नोसिस एंड स्टरलाइजेशन मेथड्स एंड क्लीननेस। देखिए, अगर एक नर्स को माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होगी तो उसे ये भी पता होगा जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर ऑपरेशन के ड्यूरिंग यूज़ होते हैं उनको कैसे क्लीन करना है, कैसे स्टरलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता होगी जब हमें माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होगी। Nurses use hot water or antiseptic as a measure to sterilize the surgical knives, needles, scissors and other metal instruments. नर्स ये सारी चीज़ें यूज़ करती है, ये तभी कर पाएंगी अगर उनको माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होगी। तो उनको पता होगा अगर हम हॉट वाटर का यूज़ करेंगे और एंटीसेप्टिक का यूज़ करेंगे तो जो भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ होते हैं उनको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि हम वन टाइम यूज़ करके उनको फेंक देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दूसरी बार यूज़ करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हमें स्टरलाइज करना होता है। और स्टरलाइज कैसे करना है, तो ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? माइक्रोबायोलॉजी से। तो माइक्रोबायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है नर्सिंग में। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, कैसे चीज़ों को स्टरलाइज करना है, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैसे स्टरलाइज करना है, कैसे क्लीन करना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, कैसे कंट्रोल करना है। ओके, so microbiology also gives knowledge to nurses on how to handle a patient and his samples infected with communicable diseases to free from microbes. माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से नर्सिस को ये भी नॉलेज मिलती है कि जो पेशेंट है उनको हमने कैसे हैंडल करना है, उनके इन्फेक्टेड सैंपल को कैसे हैंडल करना है, सो दैट जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो आगे स्प्रेड ना हो। आपको पता है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाती है। तो नर्सिस को ये नॉलेज कहाँ से मिलती है? ये मिलती है माइक्रोबायोलॉजी से कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, सो दैट जो उनका इन्फेक्शन है दूसरे पर्सन तक ना पहुँचे। ठीक है, जो भी उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो दूसरे पर्सन तक ना पहुँचे।
तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार इसको रिवाइज जरूर से करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है, विच प्रोवाइड हेल्दी लाइफ टू ह्यूमन बींग्स। देखिए, अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। द एनवायरनमेंट इन विच मैन लिव्स एंड वर्क्स मस्ट बी सेफ एंड कंडक्टिव टू हेल्थफुल लिविंग। देखिए, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, काम करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। कंडक्टिव मीन्स एबल टू कंडक्ट थिंग्स, मतलब ईजिली हम चीज़ों को कंडक्ट कर सके, एडजस्ट कर सके, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए। सो एनवायरनमेंट सैनिटेशन इंक्लूड, एनवायरनमेंट सैनिटेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। फर्स्ट वन इज सैनिटेशन ऑफ फूड पार्टिकल, जो खाना हम खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए, प्योर एयर होनी चाहिए। ठीक, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के अकॉर्डिंग, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कुल मिला के हमारा जो खाना है, पानी है, हवा है, वो शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर वेंटिलेशन। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग फेवरेबल टेम्परेचर हो। द हाउस शुड बी डिजाइन टू अलाउ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वेंटिलेशन। तो घर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल वेंटिलेशन हो, मतलब एयर क्रॉस होती रहे, सो दैट जो घर में है वो मॉइस्चर ना हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, जब घर में प्रॉपर वेंटिलेशन आता है, प्रॉपर सनलाइट होती है, तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रुक जाती है। मीन जो प्रॉपर सनलाइट आता है, फ्रेश एयर आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। क्लियर इट। इंटरनल वेंटिलेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इनसाइड द हाउस। एंड इंटरनल वेंटिलेशन क्या करता है, वो हेल्प करता है जो अंदर, घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रॉपर बैलेंस करके रखता है। सो घर में वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। Next point is cleaning. The household articles should be so placed as to allow proper sunlight and air circulation will reduce moisture and kill microorganism. तो देखिए, घर में जो भी आर्टिकल्स होते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं एंड मॉइस्चराइजर भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम पे हमें जो घर के आर्टिकल्स हैं, घर का सामान है, उनको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्करेज हाउस होल्ड पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। पेस्ट्स आर कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शंस टू द ह्यूमन बींग। तो पेस्ट्स क्या होते हैं, कैरियर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स में। बेसिकली पेस्ट्स किसे बोला जाता है, ये नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं, उन्हें पेस्ट्स बोला जाता है। सो पेस्ट्स और इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, जिससे पेस्ट्स से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सके, फॉर एग्जांपल प्लेग एक्सेट्रा। ओके। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए, सो दैट हम बैक्टीरियम और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिनेस ऑफ फूड एंड किचन यूटेंसिल्स। देखिए, सिंपल सी टेक्निक है, जब भी हम खाना बनाते हैं मेक श्योर वो ढका हुआ हो, मतलब कभी भी खाना बना के अनकवर्ड नहीं रखना है, उसको कवर करके रखना है। और जितने भी हमारे बर्तन हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना है, खाना बनाने से पहले भी और खाना बनाने के बाद भी, सो दैट हम बीमारियों से बच सके, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स। हैंड वॉशिंग टेक्निक की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए, हैंड वॉशिंग से मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव होते हैं। टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए, उससे क्या होता है, इट प्रिवेंट जीआई सिस्टम इन्फेक्शन, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। बिफोर गिविंग द फीड मदर्स ब्रेस्ट मस्ट बी क्लीन प्रॉपरली। जब भी हम बच्चे को फीड करवाते हैं मेक श्योर ब्रेस्ट को प्रॉपरली क्लीन किया जाए, सो दैट बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल हाइजीन। देखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है।
पर्सनल हाइजीन में हमारे नेल्स आ जाती हैं, स्किन आ जाती है, क्लोथ्स आ जाते हैं, हमारी हैबिट्स आ जाती है। देखिए हमारे जो नेल्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम हमें अपने नेल्स को कट करना चाहिए, बिकॉज नेल्स में बहुत सारी डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम उनको टाइम टू टाइम कट नहीं करें, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो हमें अपने जो नेल्स हैं उनको शॉर्ट रखना चाहिए। ठीक है, हैबिट्स में हमारा आ गया, हमें डेली नहाना चाहिए। इससे स्किन का जो इन्फेक्शन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्किन के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। हमारे जो क्लोथ्स हैं जो हम वेयर करते हैं वो क्लीन होने चाहिए। जब भी हम बाहर से आते हैं या हॉस्पिटल से आते हैं तो जो भी कपड़े हमने वेयर करे होते हैं उनको चेंज करना चाहिए, और तब तक यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक वो वॉश ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना होता है, सो दैट हम इन्फेक्शन से बच सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सिंग अ पेशेंट एट होम। दीज डेज नर्सिंग केयर एट होम इज़ बिकमिंग पॉपुलर टू प्रिवेंट। देखिए आजकल मोस्टली पेशेंट को होम केयर दिया जाता है, तो उससे क्या प्रिवेंट हो सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देखिए हॉस्पिटल में बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अगर हम पेशेंट को घर पे ट्रीट करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज यूटेंसिल्स ऑफ पेशेंट मस्ट बी केप्ट सेपरेट। इन केस अगर कोई पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसके यूटेंसिल्स को, बर्तन को अलग रखना चाहिए, ताकि जो डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो। फ्यू बिलोंगिंग्स अलाउ नियर टू सिक पर्सन एंड विजिटर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट के पास ज़्यादा विजिटर ना आए, मतलब ज़्यादा लोग मिलने ना आए। पेशेंट को सेपरेट रखा जाए अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, सो दैट हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकें। सो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी डाला है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।